एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज के इस प्यारे से छोटे से लेक्चर में शुरुआत करने वाले हैं हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5। इसका नाम है सर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मतलब सर ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म जानने वाले हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म जानने वाले हैं, क्या होता है, कैसे होती है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और ये बीएससी फर्स्ट सेम के ना यूनिट नंबर 5 में है। मतलब सर इससे पहले हम कोई यूनिट कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। अगर आपने देख रखी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख रखी तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप जाकर उनको भी एंजॉय कर सकें, उनको देख सकें। कौन कौन सी सर? यूनिट नंबर 1, 2, 3, उसके बाद 4th, चारों यूनिट हो चुकी है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक यूनिट और हो चुकी है जिसको मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में यूज होने वाली जो मैथमेटिक्स होती है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाती है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में, है ना, तो वहां पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेरिवेशंस होता है, तो उनके लिए हमारा इस बीएससी फर्स्ट सेम में यूनिट नंबर 8 में दे रखा है मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री। उसको भी हमने स्टार्ट कर दिया, तो उसके भी लेक्चर्स हमारे पड़े हुए हैं, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं मिलता है, चैनल पे नहीं मिलता है, आप इस वीडियो के उसमें जाओगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर सभी मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है सबके मैंने लिंक डाल रखे हैं, तो आप जाके क्लिक करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे, आराम से लेक्चर्स को देखो, पढ़ो, एंजॉय करो। ठीक है, चलिए फिर आज हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 5, जिसमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सर इसमें कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ने हैं वो हम पहले जान लेते हैं ताकि फिर एक नई अच्छी सी धमाकेदार शुरुआत कर सकें। सर देखिए कौन कौन सी चीज पढ़नी है, बस इतने ही टॉपिक है, इसके अलावा कोई अदर टॉपिक नहीं है। सर इसके अलावा कोई अदर टॉपिक नहीं है तो हमें ज्यादा टॉपिक वैसे देख नहीं रहे, कौन कौन से जान लेते भाई। पहला टॉपिक हमारा कर्व एरो नोटेशन। सर कर्व एरो नोटेशन का मतलब क्या? भाई आपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखी होंगी, कभी कोई बुक देखी हो या किसी के नोट्स देखे हो या टीचर को पढ़ाते हुए देखा हो। आप देखते हो कभी टीचर ऐसे एरो बना देता, कभी ऐसे बना दे, कभी दोनों साइड बना देता, कभी एक डंडा लगा रहा, कभी 3 डंडे लगा रहा, कभी कुछ कर रहा। ये सब जो होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, तब तक आपको इन नोटेशंस का मतलब नहीं पता होगा, तब तक आप ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को समझना थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। तो सर इसको भी हमें जानना है, ठीक है। इसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड फिजन। सर आयनिक बॉन्ड का तो मेरे को पता होता है, जिसपे प्लस कटायन बनता है, माइनस हमारा एनायन, इस तरह से बन जाता है ना। लेकिन जब कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे, उसको तोड़ने के कौन कौन से तरीके होते हैं और टूटने के बाद उसमें क्या क्या चीज बनती है, ये सब भी हमें देखना है, तो वो हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड फिजन के अंदर। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएजेंट जानने, सर कितने टाइप्स के रिएजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो जानने हैं। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सर ऑर्गेनिक में कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं, इनकी अगर आपने मैकेनिज्म जान ली तो ऑर्गेनिक के कोई भी रिएक्शंस आ जाए फिर आपसे रुकनी नहीं है, सारी की सारी हो जाएगी। सर कौन कौन सी रिएक्शन होती है? जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। सर यही 5 टाइप की रिएक्शंस होती है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आगे बढ़िए, और क्या बढ़ना है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। सर जब रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, उनको भी हमें इसी यूनिट के अंदर कवर करना है। जैसे कौन कौन से हैं? कार्बोकटायन हुआ, कार्बेनाइन हुआ, फ्री रेडिकल हुए, कार्बिन हुआ, नाइट्रीन हुआ, एराइंस हुए, जैसे हम बेंजाइन बोलेंगे, वो सब भी हमें इसी यूनिट के अंदर कवर करना है। द लास्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। लास्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे समझते हैं? वो फॉर्मल चार्ज की बदल होती है जिससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ पाते हैं। तो भाई यही सारे के सारे टॉपिक्स हमको बीएससी फर्स्ट सेम यूनिट 5 यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में करने हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। और इस लेक्चर में ना भाई, इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज करने वाले मैं आपको बता दूं। कर्व एरो नोटेशन पढ़ने वाले, साथ के साथ कोवलेंट बॉन्ड फिजन, इन दोनों टॉपिक को इसी लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। फिर अगले टॉपिक में आपको रिएजेंट के साथ मिलेंगे। पहली बात, कर्व एरो नोटेशन क्या होता है, कैसे समझेंगे, कौन कौन से ऐसे नोटेशन हमको देखने को मिलते हैं। सर सारी चीजें देख लेते हैं क्या क्या। देखिए सुनिए, आपको कहीं ना कहीं इस तरह की एक सिंगल लाइन देखने को मिल सकती है, हो सकता है आपको डबल लाइन देखने को मिले, हो सकता है आपको ट्रिपल लाइन देखने को मिले। सर ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता भी होगा। हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह से एरो दिखाई देने को मिले, देखने को मिलता, या हो सकता है कोई एक इस तरह से एरो देखने को मिले,
या हो सकता है कोई इस तरह से एक हमारा साइन मिले, जिसको आप ऐसे भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, या फिर आपका कुछ इस तरह से मिले। देखिए भाई एक और लिख लेते हैं, एक और है हमारा, जगह कम पड़ेगी क्या? चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि नीचे से थोड़ा सा स्पेस और बना लेंगे, थोड़ा सा स्पेस और बना लेंगे। ठीक है, यहां पर एक आपको कुछ इस तरह का, एक आपको कुछ इस तरह का नोटेशन मिल सकता है। सर यही नोटेशन है, अगर आपने इन नोटेशंस का मतलब समझ लिया, इन नोटेशन का मतलब समझ लिया, आपकी केमिस्ट्री हो जानी है बहुत अच्छी सी शुरुआत, बहुत अच्छी सी शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको इनका नोटेशन नहीं पता भाई, अगर आपको इनका नोटेशन नहीं पता, सच में आपकी केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या और उसकी मैकेनिज्म या उसकी रिएक्शंस में दिक्कत आने लगेगी। इसलिए इनका नोटेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। सर ये सिंगल लाइन क्या बताती है? सिंगल लाइन बताती है आपकी क्या? सिंगल बॉन्ड। क्या बताती है? हमारा सिंगल बॉन्ड के बारे में। सर सिंगल लाइन आपकी बताएगी सिंगल बॉन्ड के बारे में। सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात कह दी आपने। क्या कह दिया? सिंपल सी बात। सर आपने कहा कि सिंगल लाइन आपको सिंगल बॉन्ड के बारे में बता रही है, इसका मतलब सर डबल लाइन जो होगी वो डबल बॉन्ड के बारे में बताएगी। बिल्कुल सही बात है, डबल लाइन जो है वो आपको बताएंगे डबल बॉन्ड के बारे में। ठीक है सर, इसके अलावा मतलब सर ट्रिपल बॉन्ड जो है, तो ट्रिपल लाइन जो है वो किसके बारे में बताएंगे? फिर ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, सही पकड़े हो भाई, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताएंगे ट्रिपल लाइन। ये तो सर पहले से हमको पता था, सिंगल लाइन है सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन है डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बड़ा ही आसान सा प्यारा सा टॉपिक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सर आगे बढ़िए, आगे जो हमको इनके बारे में जानना वो जानना है कि कौन सी चीज क्या बताती है। चलिए सर, एक आया नोटेशन अपने पास ही हम कहना चाह रहे हैं, सर ये नोटेशन किस चीज को बताता है? भाई ये बताता है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। एक्चुअली नॉट इलेक्ट्रॉन, इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या दिखाता है? इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब एक जोड़े, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब एक जोड़े इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है कि भाई यहां से उठकर एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया। आई होप आपको क्लियर होना चाहिए, आपको यहां पर एक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट जो आपका यूनिट पढ़ रहे थे वहां पर हमने रेजोनेंस पढ़ा था, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था, एरोमेटिसिटी पढ़ा था। वहां पर क्या था? नेगेटिव है या कोई लोन पेयर है, पूरा का पूरा इस तरह से जाता था। तो हमने क्या दिखाया था भाई? मैं आपको याद दिलाऊं, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2। अगर आपको याद था NH2 पे क्या था? लोन पेयर। तो हमने कैसे किया था? इन लोन पेयर को कुछ इस तरह से, भाई ऐसे एरो से तो दिखा रहे थे। इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर उठकर जाता है, डिस्प्लेस होता है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही होगी कि इस तरह का जो एरो है हमारा, इस तरह का एरो है वो क्या चीज को नोटेट करेगा। क्लियर? सर इस तरह का एरो क्या है भाई? याद रखना, एक मैंने बनाया एरो इस तरह सा, अभी मैंने क्या कर दिया भाई? अभी मैंने एक काम कर दिया, केवल एक साइड है, नॉट बोथ साइड, सिर्फ एक साइड एरो है। इसका मतलब क्या है भाई? ये क्या बताएगा सर? ये क्या बताएगा? इसके बारे में भी जान लेता भाई। ये वाला जो एरो है अपन को क्या बताने वाला है? ये बताने वाला है भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। बस भाई, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को, मतलब सर अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कंप्लीट एरो आएगा इस तरह से कर्व। अगर आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके लिए कर्व हाफ एरो आएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती कहानी सर यहां पर, अब आती कहानी यहां पर। सर ये जो साइन है आपने बहुत देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, किधर गया? बहुत बार देखा होगा। ये साइन हमारा किस चीज को बताता भाई? जरूरी नहीं कि कुछ जगह आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, हाफ हाफ एरो, कहीं फुल भी दिखाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये आपको एक्चुअल में दिखाता है रिवर्सिबिलिटी को। किस चीज को डिनोट करता भाई? रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी को बताता है। मतलब कुल मिलाकर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे ए है, ए से बन गया बी और बी से वापस बनना है, तो इसमें ये इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसमें ए से बी बनना है और बी बनने के बाद बी से वापस ए बनना है। इन रिएक्शंस को बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उस केस में आपका इस तरह का साइन हमारा यूज किया जाएगा, ठीक है ना। हिंदी में उसको उत्क्रमणीय विक्रिया कहता है। और बात रही इस वाले की, तो भाई इसका भी पता होगा आपको,
ये हमारा किस चीज को बताता है सर? ये बताएगा आपका इरिवर्सिबिलिटी को। किसको बताएगा? इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ए है, बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, बी से वापस से ए नहीं बनेगा, मतलब रिएक्शन साइन है हमारे, है ना, ये रिएक्शन साइन है हमारे। अगर कोई भी रिएक्शन सिर्फ एक साइड जा रही है तो उसमें ये वाला एरो वाला रोटेट करेंगे, और अगर दोनों साइड चल रहा है तो हमारा ये रिवर्स वाला साइन आ जाना है। आई थिंक क्लियर है। अच्छा सर, ये वाला साइन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, ये वाला साइन भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, मैंने एक बेंजीन बनाया था कुछ इस तरह से, ठीक है, मैंने दूसरा भी इस तरह से लिया था, ये भी हमारा बेंजीन था। दोनों में अंतर क्या है भाई? बॉन्ड का अंतर है। ये बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा, वापस से घूमेगा तो ये बन जाएगा। तो हमने बीच में कुछ इस तरह का साइन लगाया था, इस तरह का साइन लगाया था। मतलब ये क्या बताता भाई? ये साइन आपको बताता रेजोनेंस के बारे में। किसके बारे में बताएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है। आई होप जितने भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी हमारे रिएक्शन की मैकेनिज्म में, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में नोटेशन यूज किए जाते हैं वो हमने जान लिए हैं कौन कौन से होते हैं। अब भाई इनका मतलब अगर हमें यूज हो गया, इनका मतलब हमें पता चल गया, तो फिर रिएक्शंस पढ़ने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो आई होप पहला जो टॉपिक था हमारा, पहला जो टॉपिक था कर्व एरो नोटेशन, वो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी। अब हम जो दूसरा टॉपिक अपना वो है कोवेलेंट बॉन्ड फिजन, ये हम करने वाले हैं स्टार्ट। बात आती है सर, कोवेलेंट बॉन्ड फिजन का मतलब क्या है? बॉन्ड फिजन मतलब होता है टूटना। फिजन मतलब क्या होता है? टूटना। बॉन्ड का मतलब बॉन्ड का टूटना। इसका मतलब सर कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना हमारा क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड फिजन कहलाता है। सपोज मेरे पास है सर ए, मेरे पास है सर बी, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, चाहे एक बॉन्ड हो, दो बॉन्ड हो, तीन बॉन्ड हो, कितनी भी हो, फिलहाल हम बॉन्ड की बात कर लेते हैं। अभी इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को मुझे क्या करना है भाई? ब्रेक करना है। ब्रेक करूंगा, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मेरा ए अलग हो जाएगा, मेरा बी अलग हो जाएगा। अब ए पर क्या आएगा? कोई चार्ज आएगा क्या या नहीं आएगा? बी पर क्या आएगा? कोई चार्ज आएगा या नहीं आएगा? इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फिजन। ये कोवेलेंट बॉन्ड फिजन बताता है कि इन पर क्या चीज आने वाली है। चलो सर जान लेते हैं फिर क्या चीज आने वाली है। अगर हम यहां से बात करें, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड फिजन क्या होता है सर? किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने को ही हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड फिजन कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड फिजन जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फिजन जो होता है, ये दो टाइप का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड फिजन कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होता है। चलिए सर कोवेलेंट बॉन्ड फिजन की भी बात कर लेते हैं। दो टाइप का होता है सर, कौन कौन सा होता है? दोनों के जरा नाम लिख लें क्या? बिल्कुल लिख लीजिए, नाम तो बनता भी। कौन कौन सा होता है सर कोवेलेंट बॉन्ड फिजन? पहला होता है हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है, ठीक है सर, पहला। दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है अपने पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन सर, ये इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है मुझे पहले तो ये बता दो। लिटिक बॉन्ड फिजन इधर भी है, लिटिक बॉन्ड फिजन उधर भी है, केवल एक ही चीज में अंतर है, केवल एक ही चीज में अंतर है। द फर्स्ट इज होमो एंड द सेकंड वर्ड इज हेट्रो। होमो और हेट्रो आई थिंक पहले भी हम बता चुके होंगे इसके बारे में कि होमो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, और आपको पता भी होगा होमो मीन्स होता है सेम। होमो मीन्स क्या होता है भाई? सेम। और हेट्रो मीन्स क्या होता है सर? हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। सर इसका मतलब यहां से समझ में आ रहा है। होमो मतलब लिटिक मीन्स क्या होता है? लिटिक मीन्स होता है क्लीवेज। क्लीवेज मतलब टूटना, है ना, टूटना अलग। तो यहां पर क्या है भाई? अगर आपका समान रूप से टूट रहा है, सेम टाइप से टूट रहा है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहेंगे, और अलग अलग टाइप से टूट रहा है तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन कहेंगे। आप कहेंगे सर मेरी ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? चलिए इधर से समझ लेते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको समझना स्टार्ट करते हैं हम यहां से। कैसे करेंगे देखिए, इस वाले केस में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं A2 का, ठीक है। इस वाले केस में मैं एग्जांपल ले रहा हूं AB का। हालांकि आप इधर भी AB ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से समझ में आए तो हम उसकी बात कर रहे हैं।
A2 के बीच में मैंने मान लिया A सिंगल बॉन्ड A। कोई प्रॉब्लम है? आप कहेंगे नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर समझने के लिए हमने ले लिया A सिंगल बॉन्ड B, A सिंगल बॉन्ड B। अगर मैं बात करता हूं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन की, तो मैंने यहां पर A सिंगल बॉन्ड A लिया, यहां पर A सिंगल बॉन्ड B लिया है। अभी मैं अपनी तरफ से ही मान लेता हूं, मान लीजिए यहां पर जो दोनों एटम है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि ऐसा नहीं, अगर रिएजेंट हम डालते हैं तो रिएजेंट की कंडीशन चेंज हो जाती है, इसलिए आप जो मैं अभी फिलहाल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको समझेंगे फिर, है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया, दो एटम्स ले रखे हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो मान लीजिए सेम है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सर यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आप पूछेंगे नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति, अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हमें पता है इसके बारे में। एक चीज और पता है हमें, एक चीज और क्या पता है? सर हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इसका मतलब सर ये वाला जो बॉन्ड है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही बात है। सर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या इसमें कोई समस्या है? हम कहेंगे सर कोई समस्या नहीं, ये बहुत आसान सी चीज है, ये अब हमको पता है। मान लीजिए इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है अलग अलग। मान लीजिए इन दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो है अलग अलग। मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लीजिए ये एटम मेरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ से माना मैंने, ये एटम मेरा क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये मेरा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये मेरा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताई थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बताई थी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसी कैपेसिटी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? बी की ज्यादा है। सर बी की ज्यादा है तो क्या बी अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। अगर खींचेगा तो क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा जब ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड हमारा क्या होगा भाई? ब्रेक होगा, तो ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये बी की साइड में क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। जब बीच में बॉन्ड ही नहीं रहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे तो बॉन्ड ही नहीं रहेगा। तो मतलब ऐसा होने से हुआ क्या भाई? हुआ ये ए हमारा हो जाएगा अलग प्लस बी हमारा हो जाएगा अलग। ऐसा क्यों? सर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस बी का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और सर दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चलेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? सर अगर जैसे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो वहां पर एक आपका कैटायन मिलेगा मतलब धनायन, और दूसरा आपका एनायन मिलेगा मतलब ऋणायन। आई होप बात क्लियर है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, जरा इसकी बात करना। भाई यहां पर तो मेरे को पता था ना, कि अगर जिस पर नेगेटिव आ रहा है उसको एनायन बोलेंगे, जिस पर पॉजिटिव आ रहा है उस पर कैटायन बोलेंगे। मान लीजिए इन दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? सेम। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो भाई क्या इन दोनों में से जितनी स्पीड से ये खींचेगा उतनी स्पीड से ये भी खींचेगा? क्या इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम कहेंगे सर अपन को तो बॉन्ड ब्रेक करना है ना, तो यहां से अगर मान लीजिए बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा? तो भाई ये एक चीज होगी, क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन जब दोनों की सेम है, दोनों की मतलब दोनों की, अगर दोनों में से किसी एक की ज्यादा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा, लेकिन दोनों के बराबर है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास पहुंच जाएगा। सर ऐसा होने से क्या होता है भाई? ये ए अलग हो गया, ये ए अलग हो गया, इसका इस पे अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पे इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन। आप एक चीज देख रहे होंगे भाई, एक चीज क्या देख रहे होंगे सर? ये वाला नोटेशन, ये वाला नोटेशन, ये वाला नोटेशन, ये वाला नोटेशन, ये सारे नोटेशन एक एक करके यूज हो रहे हैं हमारे, ये सारे नोटेशन एक एक करके यूज हो रहे हैं हमारे। भाई पहले टॉपिक में ही हो गए तो आई होप क्लियर हो रही होंगी सारी बातें, इसलिए नोटेशन भी जरूरी है। तो भाई इनको क्या बोलेंगे सर? इनको आपने पॉजिटिव आ गया कैटायन बोल दिया, धनायन हो गया भाई, नेगेटिव आ गया एनायन बोल दिया, ऋणायन बोल दिया। सर इनको क्या बोलेंगे? जिन पर ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सर इनको बोला जाता है फ्री रेडिकल। इनको क्या बोलेंगे हम?
फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में मुक्त मूलक कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, मुक्त मूलक कहते हैं। आई होप आपको बॉन्ड फिजन क्या होता है ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्या बोलेंगे भाई, लिखेंगे कैसे सर? हम लिखेंगे भाई किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना बॉन्ड फिजन कहलाता है। ये दो टाइप का होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो उसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ समान रूप से, भाई होमोन्यूज सेम है, समान रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पे चला जाता है, जिससे हमारे फ्री रेडिकल मिलते हैं। वहीं पर अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन की बात करेंगे तो वहां पर क्या लगेगी भाई, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में दोनों एटम से किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड को ब्रेक करा लेता है, जिसकी वजह से जिस पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो एनायन बनाता है और जिससे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो आपका क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। तो आई होप कोवेलेंट बॉन्ड फिजन क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा, और आपका क्या भाई कर्व एरो नोटेशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। मतलब हमारे यहां पर भाई दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, पहला कर्व एरो नोटेशन और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड फिजन। अब कल वाली क्लास में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, भाई उन पे चार्ज भी होता है, बिना चार्ज के भी न्यूट्रल भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीज समझने वाले हैं। क्योंकि अगर ये नहीं जाने फिर आगे रिएक्शंस नहीं होनी। ऑर्गेनिक का यही खास बात होती है, शुरुआत से एक तरफ से चलते तो सबको समझ में आता है, अगर आपने एक सीक्वेंस तोड़ा ऑर्गेनिक गई काम से। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।